नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय 5 के प्रश्न अल्पसंख्यक समाज, जो ये समकालीन कहानी के अंदर ही आते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो उत्तर की ओर चलते हैं। संस्कृत किसी राष्ट्र की सामाजिक और भौगोलिक पहचान की परिचायक होती है। जो संस्कृत है, संस्कृत जो होती है किसी समाज की भौगोलिक पहचान, सामाजिक और भौगोलिक पहचान का जो परिचायक होता है। लेकिन कई बार दलगत राजनीति और धर्म के प्रवेश से इसका रूप विकृत हो जाता है, विवश बन जाता है। तो राजनीति के कारण जो संस्कृति है वो क्या हो जाता है, वो बहुत ही विकृत हो जाता है। वह उस देश के इतिहास का सबसे कठिन दौर होता है जब सांस्कृतिक असीमताएं धर्म सत्ता से जुड़कर सांप्रदायिकता संघर्ष में तब्दील हो जाती है। यानी जो सांस्कृतिक असीमताएं होती है वो सांप्रदायिक संघर्ष में बदल जाती है। धर्म सत्ता से जुड़कर, यानी धर्म सत्ता से जुड़कर सांप्रदायिक संघर्ष में बदल जाती है। यद्यपि संप्रदायवाद किसी भी समाज की संस्कृति, धर्म, दर्शन, विचारधारा आदि को समझने में मदद करता है। यानी संप्रदाय जो है किसी भी समाज या संस्कृति, जिस संप्रदाय में हम जुड़ेंगे उस संप्रदाय का समाज, उसकी संस्कृति, उसके धर्म, दर्शन, विचारधारा आदि को समझने में मदद करता है संप्रदाय। लेकिन जब हम सांप्रदायिकता कहते हैं तो उसका अर्थ है संप्रदाय में बटा समाज, जिनके हित न सिर्फ अलग अलग होते हैं अपितु एक दूसरे के विरोध भी होते हैं। जब हम उसके बारे में जानते हैं और उसका नाम देते हैं सांप्रदायिकता, तब क्या होता है, समाज का कोई तो हित नहीं होता है, सभी चीज़ें जो है अलग अलग हो जाता है और एक दूसरे के विरुद्ध हो जाता है। इतिहासकार बिपिन चंद्र मानते हैं कि 1937 ईस्वी के बाद सांप्रदायिकता का जो दौर शुरू हुआ वो झूठ, हिंसा, घृणा पर आधारित था। इसीलिए 1947 में देश के विभाजन के समय सांप्रदायिकता दंगे हुए थे। यह हालत स्वाधीनता के बाद भी देश में बने रहे। समकालीन हिंदी कहानी में सांप्रदायिकता का जो रूप दिखाई पड़ता है वो अभी भी बन रहा है। 1947 में देश विभाजन के समय आगे रामलाल, महिप सिंह, विष्णु साहनी जैसे कहानीकारों की कहानियों में दिखलाई पड़ता है। परंतु 1981 के बाद हुई सांप्रदायिकता हिस्सा, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या, 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस की घटना ने सांप्रदायिकता के स्वरूप एवं विचार को बदल कर रख दिया था तथा धीरे धीरे एक ऐसा समाज को निर्मित करना शुरू कर किया जहां मनुष्य ने सांप्रदायिकता कारणों से एक अलग प्रकार की जिंदगी व्यतीत करना शुरू कर दिया। झांसी संस्कृति और विरासत की बात करना लोग भूलते गए हैं। यद्यपि 1961 में स्थापित राष्ट्रीय समन्वय परिषद ने सांप्रदायिकता उभार को सेकने की कोशिश की, पर उसका कोई बड़ा असर नहीं हुआ। यानी राष्ट्रीय समन्वय परिषद बना और वो सांप्रदायिकता को बंद करने की सोचा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। समकालीन राजनीति ने सांप्रदायिकता के उभार को और अधिक राजनीतिक बनाया, जिसका असर आम लोगों पर भी पड़ा। यह असर इतना गहरा था कि वह आम आदमी जो कभी झांसी संस्कृति और विरासत की हिमायती था, भयभीत होकर धीरे धीरे उस सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा बनता गया जिसमें सामाजिक संबंधों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा। परिमाणतः लोग एक दूसरे से दूर होते गए। ऐसा इसलिए भी हुआ कि सांप्रदायिकता के उभार की प्रक्रिया में धार्मिक अल्पसंख्यकों को भेदभाव के साथ ही कई तरह के भय एवं चिंताओं से परेशान करना शुरू कर दिया गया। परिमाणतः अल्पसंख्यक समाज धीरे धीरे फिरका परस्त नेताओं के हाथ में आते गए। इसके धार्मिक संकीर्णता, धर्मांधता और रूढ़िवादिता ने और प्रोत्साहित किया। खासकर 1992 तक आता है तो यह और गहरा आता गया, जिसका नतीजा बारबरी मस्जिद के ध्वंस के रूप में देखा गया है। तो ये था आपका अल्पसंख्यक समाज। इसके बारे में और भी चीज़ें लिख सकते हैं आप, बहुत भी है। समकालीन लेखकों को सांप्रदायिकता, संकीर्ण एवं भेदभाव की इन प्रवृत्तियों में और धर्म से जुड़े इस प्रक्रिया को ठीक से पकड़ा तथा उसे अपने लेखन का हिस्सा बनाया। जो समकालीन लेखक थे, इन घटनाओं को उन्होंने अपने लेख का हिस्सा बनाया। इसीलिए ना कहा गया समकालीन कहानी जो है
तत्कालीन है और इतिहास से जोड़कर है, उसी समय की है। तो उन्होंने तब इस कहानी को पकड़ा और इसे लिखना शुरू किया। जैसे प्रसिद्ध कथाकार स्वयं प्रकाश ने पार्टीशन कहानी में कुर्बान भाई जैसे एक आम आदमी की धीरे धीरे सांप्रदायिक व्यक्ति के रूप से तब्दीली होने की प्रक्रिया को गहराई से दिखाते हुए लिखा है कि और वो शुक्रवार का दिन था, मैंने देखा कि कुर्बान भाई की दुकान के सामने लतीफ़ भाई खड़े हैं और कुर्बान भाई दुकान में ताला लगा रहे हैं और उन्होंने टोपी पहन रखी है और फिर दोनों मस्जिद की तरफ चल गए। ये वही कुर्बान भाई है जिनकी दुकान एक समय पढ़े लिखों का अड्डा था, जहां ग्राहक भी चलती रही और बहसें तथा ठहाके भी होते थे। लगता ही नहीं था कि वो किसी खास संप्रदाय के व्यक्ति ही की दुकान है। लेकिन समय ने पलटा खाया और कुर्बान भाई भाई से कुर्बान मियाँ हो गए। तो इस कहानी के एक सरल और सामान्य आदमी के एक खास संप्रदाय में रूपांतरित होने की उस मार्मिक पीड़ा का बयान करती है, जिसका एक तरफ इशारा करते हुए कथा आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी जन्मजात भय, सामाजिक भय और ऐतिहासिक भय जैसे शब्दों को चर्चा करते हैं। वो मानते हैं कि कई बार इस प्रकार के भय इतिहास और अंतिम सत्य बनकर रचनात्मक संवेदना में इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि वो अल्पसंख्यक समाज का अहम हिस्सा बन जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें लोग जो है डर के मारे, हाँ, अपने संप्रदाय के लोगों के साथ मिल जाते हैं। उन्हें भय होता है कहीं उनका कोई नुकसान ना हो, इसलिए वो डर के हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ राजनीति के लोग ही करते हैं, अपनी राजनीति के फायदे के लिए अल्पसंख्यक लोगों को प्रयोग में लाते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।